हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं वापस आपके साथ आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तो भाई इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके स्कूल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो भाई सारी बुकों के एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने सारे इकट्ठे करके जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमने सबके सब इकट्ठे करके आपके सामने ले आए हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय मोशन इन अ प्लेन। तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सब हम ले आए हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। अगर आप स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप नीट या आईआईटी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भाई उनके लिए भी ये बेसिक है। अगर आपने ये न्यूमेरिकल कर लिए या क्वेश्चन कर लिए तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे, वहां से हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि थ्योरी बहुत सारे चैनलों पे दी हुई है लेकिन क्वेश्चन चैनलों पे नहीं दिए हुए हैं। इसलिए भाई ये सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। और आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि भाई साथ साथ में क्वेश्चन करोगे तभी क्वेश्चन होंगे, नहीं तो फिर बोलोगे सर क्वेश्चन हो नहीं रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे सामने है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। कई बार हम बात कर चुके हैं। डिस्टेंस हमारा जो होता है वो क्या होता है, मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो ए से बी पॉइंट पे जाने में जो एक्चुअल पाथ में ट्रेवल करता हूं, इस पूरे पाथ की जो लंबाई है उसको मैं बोलता हूं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और अगर मैं इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ को होगी। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन जो है ए टू बी होगी। तो यही हमें निकालना है आज कि कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भाई 2 दे रखा है और दूसरा मैग्नीट्यूड है उसका वेक्टर कितना दे रखा है 3, एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बाय वेक्टर डायग्राम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी। हमें 2a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन भी डायग्राम में शो करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए वेक्टर a जो है इधर को है, वेक्टर v जो है वो इससे परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर v जो है हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर को। ठीक है, जब भी हम परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, तो हमें ध्यान देना है कि हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे इसे और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे परपेंडिकुलर, है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते थे। बहुत सारा तरीका हो सकता था परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट जब भी हम निकालते हैं तो या तो हम लॉ का यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ होता है, या ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको समझा देता हूं, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा। मान लो मैं यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां गया, तो ये 2 वेक्टर हैं। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा यहां से यहां गया मैं, है ना भाई, यहां से यहां गया और यहां से आ गया, मतलब मैं यहां से यहां गया। तो यानी इन दोनों वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट सी वेक्टर है। तो जब हमें ए और बी का रिजल्टेंट निकालना होता है, ए और बी का जब भी मुझे रिजल्टेंट चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, देखो ये वेक्टर का हेड है और ये टेल है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल पे टच करा दूंगा, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो फिर मैं उसको यहां से अगर यहां तक जोड़ूंगा इसके टेल से और लास्ट वाले का हेड जोड़ूंगा तो मेरा फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 वेक्टर थे ये, अब मेरे को रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इजी तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, ऐसे ड्रॉ कर दूं। तो ए और बी का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मैं पहले यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया, मतलब मैं यहां से यहां गया, तो ये ए और बी का रिजल्टेंट हुआ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 2a प्लस बी का रिजल्टेंट, 2a प्लस बी का। तो 2a प्लस बी अगर मैं ड्रॉ करूं तो ए वाला वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से 4 से 5 से, तो क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है लेकिन डायरेक्शन सेम रहती है। तो जो a है उसकी लेंथ डबल हो जाएगी बट डायरेक्शन सेम रहेगी। तो ये 2a वेक्टर हो गया, b वेक्टर किधर को हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में। तो 2a प्लस बी हमें निकालना था। 2a जो है हमारा वेक्टर a हैज मैग्नीट्यूड 2, a का मैग्नीट्यूड 2 है, तो 2a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2a का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4। भाई a का मैग्नीट्यूड 2 है तो 2a का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसकी लंबाई। b का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाते हैं हम लोग, कितना दे रखा है मैग्नीट्यूड, हमें 3 दे रखा है। यानी ये जो लंबाई है ये 4 है और ये लंबाई 3 है।
हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब इसके टेल को इसके हेड से जोड़ना, ये निकालना है हमें। तो ये हमारा क्या आएगा, 2a प्लस बी वेक्टर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इसमें a वेक्टर दिया था, b वेक्टर दिया था, परपेंडिकुलर दिया था, वेक्टर डायग्राम हमें बनाना था और इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो हमने वेक्टर डायग्राम बना दिया, इसका डायरेक्शन भी दिखा दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आपको ट्राइंगल में इसकी लंबाई निकालनी, कैसे निकालोगे, ये आपकी लंबाई 4 है, ये 3 है, ये परपेंडिकुलर है। कौन सी थ्योरम लगाओगे, कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे। तो अगर आपको ढंग से मैथ्स आपने पढ़ी होगी, अगर आप मैथ्स की क्लास में सोते नहीं होगे तो आपको पता होगा यहाँ पे कि ऐसे में हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, ऐसे में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे। तो भाई आपकी जो ये लेंथ है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका रूट करेंगे तो आपकी ये लंबाई आएगी। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये भाई 16 होता है 4 का स्क्वायर, 3 का 9 होता है, दोनों को ऐड करते हैं 25 आता है, और 25 का रूट तो हमें पता ही है 5 आएगा। तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया, 5 यूनिट आ गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है ये। तो जब भी ऐसा बोलेगा कि आपको वेक्टर से रिप्रेजेंट करने हैं, आपको दो वेक्टर रिप्रेजेंट करने हैं ऐसे, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेल से इसका हेड से इसका टेल मिला के। ठीक है, मान लो वो बोलता है कि एंगल इनके बीच का 60 डिग्री है या कुछ और है, तो उसके हिसाब से फिर हम इसको एंगल को चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अगर बोलता मान लो 60 डिग्री की बात बोलता ना आपको, तो एंगल जो है 60 डिग्री का मतलब हुआ कि ये वेक्टर है मान लो a और ये वेक्टर है मान लो b, तो क्या हम इसको एंगल बोलेंगे या इसको एंगल बोलेंगे। 60 डिग्री होगा तो कौन सा हम एंगल मानेंगे, मतलब इसमें से अगर 60 डिग्री हमें बनाना है तो क्या हम ऐसे बनाए डायग्राम या फिर ऐसे बनाए, ऐसे भी तो बना सकते हैं डायग्राम a और b। तो एक डायग्राम ये हो सकता है। अब इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि ये वाला डायग्राम सही है जब 60 डिग्री का एंगल हमें चाहिए, या फिर ये वाला डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम ठीक है। आपको क्या लगता है बताओ, कमेंट में बताना, ए या बी, कौन सा डायग्राम करेक्ट है अगर 60 डिग्री का एंगल है तो भाई ध्यान रखिएगा, जब भी हम एंगल की बात करेंगे, एंगल की बात, तो एंगल में हम क्या करेंगे, एंगल जब भी हम निकालते हैं तो हम या तो टेल से टेल मिला के निकालते हैं या हेड से हेड मिला के निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो जो टेल से और हेड मिला हुआ है तो ये गलत है। यहां पे जो है, अगर आप देखें, एक मिनट, यहां पे जो है देखो ऐसे था ये, है ना, तो जो 60 डिग्री एंगल होगा एक्चुअली टेल से टेल मिलाना पड़ेगा आपको। तो देखो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को आगे ले आया, तो इसको आगे ले आऊंगा तो सेम वेक्टर है, आपको पता है वेक्टर को मैं आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकता हूं। हमने जो बेसिक जो वीडियो बनाई थी, जो बेसिक ऑफ वेक्टर, उसमें देखा था नॉन लोकलाइज वेक्टर होते हैं, तो हम इस वेक्टर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो मैं इस वेक्टर को आगे ले आया, मान लो तो टेल से टेल मिल गई, एंगल 60 डिग्री है, तो ये सही है, ये वाला सही है। अच्छा, इस वाले को देखें, अगर मैं इसको मूव करूं यहां से यहां, तो एंगल क्या आएगा, दोनों के बीच का टेल से टेल मिल गई, लेकिन एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो इनके बीच का जो एंगल है वो 120 है, 60 नहीं है, वो एंगल 60 नहीं है, 120 है। तो जब भी हम लिख लो ये, जब भी हम एंगल निकालेंगे दो वेक्टर के बीच का, तो उनकी टेल से टेल मिलानी होती है या हेड से हेड मिला के वहां पे एंगल हम चेक करते हैं कि एंगल कितना आ रहा है। ठीक है, जब भी हमें एंगल निकालना होता है। ठीक है, और जब हमें रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम टेल से हेड को मिला के ऐसे करके ऐसे करते हैं जब रिजल्टेंट निकालना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बात को। क्लियर, ये काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये हमारा वैल्यू था, तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा जो वैल्यू आया था वो 5 आया था। 5 यूनिट लिखना चाहिए, सेंटीमीटर तो यहाँ लिखा नहीं हुआ। अगर यार 2 सेंटीमीटर लिखा होता या 3 सेंटीमीटर लिखा होता तो आंसर हम 5 सेंटीमीटर लिखते हैं, लेकिन हमारा 5 आया तो 5 यूनिट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है ना, कुछ 2 और 3 लिखा है केवल। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 3 गर्ल स्केटिंग इन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड। ये ग्राउंड है और यहाँ पे वो स्केटिंग कर रहे हैं, करते हैं ना आइस के ऊपर जो स्केट करते हुए जाते हैं, और इस ग्राउंड का जो रेडियस है वो 200 मीटर का है, रेडियस जो है 200 मीटर का है। तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से इन्होंने स्टार्ट किया ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड, पी जो है बिल्कुल एज पे है, और वो क्यू पॉइंट तक पहुंची, तीनों की तीनों लड़कियां क्यू पॉइंट तक पहुंची, जो कि उसके डायमेट्रिकली अपोजिट है, बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में, उस साइड को है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ
इन फॉलोइंग द पाथ एज शोन, और तीनों का पाथ क्या है, ये पाथ है, इसका ए का ये पाथ है, बी का ये है, और यहां लिखा नहीं हुआ, शायद ये सी होगा, ठीक है, सी का ये पाथ है। फॉर विच गर्ल, आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच, ए बी और सी का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये आपको बताना है। तो बताओ ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले ए का बताओ। ए यहां से घूम के यहां पे गया, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम लोग, अगर कोई ऐसे घूम के जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, अभी आपको बता दें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को अगर हम मिला दें तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी हमारी किसके बराबर होगी, सर्कल के रेडियस के बराबर होगी या डायमीटर के, तो ये वैल्यू 2r के बराबर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इसका कितना हो जाएगा 2r, 2r का मतलब 2 इंटू आर कितना दिया है 200, r है 200, तो कितना हो गया भाई 400 मीटर हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ए का 400 हो गया, बी का कितना होगा, बी का तो सीधा सीधा, बी तो बिल्कुल है ना, वो है सीधा साधा बच्चा है तो बिल्कुल सीधा सीधा गया, तो बी का तो 400 ही होगा, बी का भी 400 हो गया, ठीक है। सी का कितना होगा, ए का भी 400, बी का भी 400, सी का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो यही आएगा, चाहे मैं ऐसे घूम के जाऊं चाहे मैं ऐसे घूम के जाऊं, इनिशियल पॉइंट तो ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही लाइन होगी, तो सी का भी क्या होगा, यही होगा। तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जो है आपका सेम आएगा, यानी कि 400 मीटर ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ के हम लोग निकालते हैं, चाहे पाथ आपका जो भी हो उससे डिस्टेंस चेंज हो सकता है, डिस्टेंस इसने ज्यादा ट्रेवल किया, इसने कम किया, इसने और कम किया, सबसे ज्यादा सी ने किया, उससे कम ए ने किया, उससे कम बी ने किया, डिस्टेंस ट्रेवल अगर देखेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तीनों का क्या है, सेम है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना, अगर ये घूम के वापिस आ जाए अपनी जगह पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर घूम के पार्टिकल वापिस आ जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जल्दी बताओ। फॉर विच ऑफ द गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केटर्ड, ओके, तो कितना होता है, 0 होता है, 0 है ना। अगर घूम के वापस आ गए, मैं मार्केट गया और वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, x में गया x वापस आया तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कौन सी गर्ल के लिए, कौन सी लड़की के लिए जो है डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए या सी के लिए। तो भाई सिंपल है बिल्कुल, बी वाली के लिए डिस्प्लेसमेंट जितना है उतना ही डिस्टेंस है, दोनों बराबर है क्योंकि स्ट्रेट गई, तो बी के लिए जो है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए, बी के लिए, ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये आंसर दिया मैं 400 मीटर है तीनों का, और ये बी के लिए जो है ये सेम होगा। सिंपल क्वेश्चन था बहुत, है ना, इसमें कोई ज्यादा टफ वो था नहीं, इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाला, इसको ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल है। साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, एक साइकिल वाला है बच्चा, सुबह सुबह गया पार्क में और वो सेंटर पे खड़ा हुआ, अब उसने वहां से साइकिल चलानी शुरू करी सेंटर ऑफ द पार्क से, और पार्क का रेडियस 1 किलोमीटर। अरे भाई बहुत बड़ा पार्क है, क्या बात है यार, ऐसा पार्क घर के आसपास हो मजा आ जाए, है ना। तो 1 किलोमीटर इसका रेडियस है, यानी 2 किलोमीटर लंबा पार्क, क्या बात है। तो इट रीचेज द एज ऑफ द पार्क पी, तो ये जो है यहां से साइकिल चलाते हुए एज पे पहुंच गया 1 किलोमीटर दूर। देन साइकिल्स फिर उसने साइकिल किया, मतलब साइकिल चलाई, साइकिल्स जो होता है ना साइकिल करना होता है, मतलब साइकिलिंग करना, साइकिल किया उसने अलोंग द सर्कमफ्रेंस एंड रिटर्न टू द सेंटर अलोंग QO। देखो दिखा रखा है आपको, सेंटर जो सर्कमफ्रेंस के अलोंग यूं गया और फिर घूम के वापस आ गया, मतलब यहां से पहले यहां गया, फिर घूम के यहां गया और फिर वापस आके O पे आ गया, ठीक है। और कितना टाइम लगा इसको पूरा करने में, ये 10 मिनट लगे, 10 मिनट में घूम के वापस आ गया। तो पहले आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अरे भाई अभी बताया था, यहां से घूम के यहां से वापस आया, कहीं से भी घूम के वापस आए, अपनी जगह पे वापस आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। जब हम घूम के अपनी जगह पे वापस आते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होता है। अगला क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, पता है नहीं पता, अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठेंगा
0 अपॉन टाइम तो कुछ भी लिख लो, 10 मिनट लिख लो, तो आंसर क्या आएगा 0। 10 मिनट लो चाहे 1 घंटा लो, तो भाई इसका आंसर भी 0 है ना। देखो कितना बढ़िया पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो दो आपको जो आधे आधे नंबर, मान लो ये आधे नंबर का ये होगा, आधे नंबर का ये होगा, 1 नंबर का ये होगा, तो 2 आधे नंबर तो आपको ऐसे मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना, 0 0 लिखना है बस, और टीचर आपको 1 नंबर दे देगा, 0 0 लिखने पे 1 नंबर दे देगा। अब देखो इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड पूछा है इस बार, एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो साइकिलिस्ट जो है यहाँ चल के गया और वापस आया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस होता है इस बार, है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, तो भाई यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, और यहां से यहां तक निकालना पड़ेगा, और यहां से यहां भी 1 किलोमीटर होगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया 1 किलोमीटर प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर रेडियस r है हमारा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा कितना होता है, ये पूरा कितना होता है सरकमफ्रेंस, पढ़ा था 10th क्लास में हमने, कितना पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर पढ़ा था, है ना। पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा 2 पाई आर, तो पूरा 2 पाई आर होता है, तो आधा कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक अगर आता हो तो 2 पाई आर का आधा, और ये कितना 2 पाई आर का 1/4 है, ये 1/4 है ना, 1/4 हो जाएगा पूरे का 1/4, तो जो डिस्टेंस होगा ये 2 पाई आर बाय 4 हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको OP प्लस PQ और प्लस QO, तो ये 2 पाई आर बाय 4 हुआ, और QO कितना है 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर हो गया, टोटल कितना हो गया 1 प्लस R का वैल्यू 1 है, तो 2 पाई से काटेंगे तो 2 कट जाएगा, पाई R बाय 2 आया, यानी पाई बाय 2 आ गया, R तो 1 है आपका, प्लस 1, तो ये आ गया 2 प्लस इसको जोड़ दिया 2 हो गया, प्लस पाई बाय 2, पाई कितना होता है 3.14 बाय 2, यानी कि 1.57 आ जाएगा ये, तो 3.57 हो जाएगा, सॉरी 1.57, 3.14 का आधा कितना होता है, आई थिंक आप लोगों ने किया होगा, तो 1.57 आता है ये, प्लस 2 है ये, है ना, 2 प्लस, तो कितना आ गया ये 3.57 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, इतना किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस आ गया, और टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया उसने मिनट में, तो आंसर किस में लिखे हम, देखो आंसर हम 2 चीज में लिखते हैं यूजुअली, तो किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, और किलोमीटर पर आवर यूजुअली हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किलोमीटर है ये, और टाइम आपका 10 मिनट है, तो उसको किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं वो, है ना, या तो आप इसको मीटर में कर लो, इसको सेकंड में कर लो, वो भी कर सकते हो, नहीं तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में अगर करें, तो टाइम कितना लिया आपने, टाइम आपने लिया 10 मिनट, टाइम कितना लिया 10 मिनट, अब 10 मिनट में कितने घंटे होंगे, 10 मिनट में घंटे, घंटे में मिनट होते हैं सर, 10 मिनट में कितने घंटे होंगे, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 10 मिनट में कितने घंटे, 60 मिनट में 1 आवर, तो 1 मिनट में 1/60 आवर, तो 10 मिनट में 10/60, 10/60 तो होगा 10 मिनट में, 10/60 आवर, यानी कि 1/6 है ना, 1/6 आर, ये तो मिनट में था, इसको आर में कर लेंगे, तो ये आपका आर में आ जाएगा, इक्वल टू 1/6 आर। तो टाइम कितना लगा हमें 1/6, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 3.57, तो हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो कितना आएगा आपका, ला 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 एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल टाइम बोल सकते हो, तो ये आपका आया था डिस्टेंस आपका 3.57 आया था, और टाइम आपका आया 1/6 आवर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ये ऊपर चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.57 × 6 करेंगे, कितना आएगा 6 7 42 का 2, हासिल लगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल लगा 3, 6 3 18 और 3 21.42, और यूनिट क्या आएगी जल्दी बताओ, यूनिट क्या आएगी, यूनिट अगर एलर्ट है सब लोग जल्दी बताओ क्या आएगी यूनिट, किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, किस में आएगी जल्दी बताओ, क्या यूनिट होगी, किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो साइकिल वाले की स्पीड है वो 21.42 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आंसर आपका यही है। तो पहले आपको पूछा था डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 0 होगा दोनों केस के लिए, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस, आंसर कहां लिखा है, ये लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगले केस में वेलोसिटी 0 हो गई थी हमारी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है,
और थर्ड में जो स्पीड निकाली है हम लोगों ने वो हमारी कितनी आई है 21 पॉइंट, अरे बिल्कुल सही आंसर आ गया, 21.42 किलोमीटर पर आवर आई है। ठीक है, इसको हम मीटर पर सेकंड में भी कर सकते थे, किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग कर लेंगे। क्लियर है? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कल में वो पूरा चक्कर उसने काट दिया तो क्या होगा, आधा चक्कर काटा तो क्या होगा, है ना, 3 चक्कर काट लिए तो क्या होगा, 3 चक्कर में क्या होगा, 3 चक्कर में वापस घूम के आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक बार में 2πr, 3 बार में 3 इंटू 2πr यानी 6πr हो जाएगा। टाइम हमको पता होगा, वहां से डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कोई पेपर में आएगा तो भाई छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, चलो अगला पार्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एन ओपन ग्राउंड मोटरसाइकिल फॉलो अ ट्रैक दैट टर्न टू इट्स लेफ्ट बाय 60 डिग्री आफ्टर ईच 500 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाइड डिस्टेंस प्लेसमेंट ऑफ द थर्ड। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटर साइकिल वाला है, वो एक टर्न पे चलता है। जो टर्न क्या होता है, हर 500 मीटर के बाद वो जो है कितना घूम जाता है, एंगल ऑफ 60 डिग्री जो है बेंड कर जाता है। मतलब ये यहां से अपने पाथ से 60 डिग्री, ये इसका पाथ था, यहां से 60 डिग्री बेंड कर जाता है। कितने मीटर के बाद, हर 500 मीटर के बाद ये 60 डिग्री बेंड कर जाता है। फिर ये आगे जाएगा, फिर 500 मीटर चलेगा, फिर ये अपने पाथ से 60 डिग्री यहां बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा अगर फिर दोबारा बेंड करेगा तो एक्चुअली आप देखोगे इसे बना के तो ये आपका ऐसे एक हेक्सागन बनेगा। आपको पता होगा हेक्सागन में जो होता है ये वाला एंगल 120 होता है अंदर वाला और बाहर वाला 60 होते हैं सारे। तो ये एक हेक्सागन बन जाएगा जिसमें ये मूव कर रहा है मोटरसाइकिल वाला। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ऐसे मूव करता है और यहां तक तुम्हारा हो गया। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एट थर्ड, 6th एंड 8th टर्न। थर्ड पे, 6 पे और 8 जब वो टर्न लेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, और कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ। तो फिर उसकी पाथ लेंथ से कंपेयर करो। मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है कब, जब वो थर्ड टर्न लेगा, जब वो 6th टर्न लेगा, जब वो 8th टर्न लेगा। ठीक है, अब थर्ड टर्न कहां पे लेगा, मान लो उसने ए से स्टार्ट किया तो पहला टर्न यहां लिया, दूसरा टर्न यहां लिया, तीसरा टर्न यहां लिया, तो ये थर्ड टर्न है। थर्ड टर्न यहां पे लेगा। 6th कहां पे लेगा, 4th 5 6, 6th यहां पे लेगा। 8th कहां पे लेगा, 6 7 8, 8 यहां पे लेगा। तो इन तीनों टर्न पे आपको बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा और डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, चलो पहले हम बात करते हैं थर्ड टर्न की। तो थर्ड टर्न के लिए मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूं। थर्ड टर्न आपका जो आ रहा है यहां पे आ रहा है और आपने यहां से स्टार्ट किया था, तो थर्ड टर्न बिल्कुल यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब ये लेंथ कितनी है, 500 मीटर। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब ये लेंथ जो होती है ना, एक तो प्रॉपर्टी होती है हेक्सागन की, ये जो लेंथ होती है ये इसके डबल होती है, क्योंकि ये 500 मीटर है तो ये 500 का डबल 1000 हो जाएगी, तो डायरेक्ट ही 1000 आ सकती है। ये वाली जो लेंथ होती है हेक्सागन का, जो बीच वाली लेंथ होती है, जो डायमीटर बोल सकते हो एक तरह से, ये वाला डायमीटर है, ये वाला डायमीटर अपनी जो इसकी साइड होती है उसका डबल होता है। लेकिन अगर आप ऐसा ना निकाल पाओ तो एक काम और कर सकते हो कि मान लो ऐसा बनाता हूं मैं, अगर आप निकालना चाहते हो, बेंजीन रिंग बनाते हैं, है ना, बेंजीन रिंग होती है केमिस्ट्री में आपकी, तो बेंजीन रिंग बनाते हैं, आपको ये निकालना है। ठीक है, ये कितना होगा, ये 500 है, तीनों ये सारे 500 हैं। देखो अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पे, तो देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, तो 500 तो ये हो गई, यहां से लेके आता कितना हो गया ये 500 मीटर। अब ये और निकालना है मुझे, तो ये कितना होगा, देखो पूरा एंगल कितना था, ये पूरा एंगल जो है हमारा 120 डिग्री का था, ये पूरा 120 डिग्री है, उसमें से 90 डिग्री चला गया तो कितना बचा 30 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, और ये मुझे पता है 500 मीटर है, मुझे ये पता है 500 मीटर है, ये मुझे निकालना है मान लो। तो ये 500 मीटर अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या पता है, हमें हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या लगाएंगे बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा। परपेंडिकुलर पता है और अपॉन हाइपोटेनियस मान लो मैं करता हूं, तो क्या आएगा साइन थीटा। तो साइन 30 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, इतना लेंथ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h साइन थीटा। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, h हमारा ये हाइपोटेनियस कितना है 500 मीटर का, 500 इंटू साइन थीटा कितना होता है 1/2, तो 250 हो गया, अपॉन करेंगे तो ये 250 मीटर का लेंथ है, यानी ये लेंथ 250 मीटर है। ठीक है, अब ये 500 है, ये भी 250 होगा, ये 250 हो गया 250, ये 500 है ऑलरेडी, ये क्योंकि 500 है और ये 250 हुआ, टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा 500 प्लस
250 प्लस 250 करेंगे तो 500 प्लस 500 यानी 1000 हो जाएगा। तो 1000 मीटर है, यानी इससे डबल हो गया, वही मैं आपको कह रहा था। तो ये 1000 हो गया। तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज 1000 मीटर। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट होगा ये, है ना, डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैं यहां तक आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया। अच्छा, अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ मैंने क्या, यहां चला, पहले मैं यहां चला, फिर मैं यहां चला, तो टोटल पाथ कितना चला मैं? 500 प्लस 500 प्लस 500, 1500 चला। तो डिस्टेंस कितना हुआ इस केस में? 1500 डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 500 प्लस 500 प्लस 500, है ना डिस्टेंस। 500 प्लस 500 तो कितना हो गया, ये 1500 हो गया। डिस्टेंस तो आ गया आपका। और डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला हम लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट हमारा 1000 आया है, 1000 मीटर। ठीक है। अब अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहो तो ये एंगल देखो, ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल 120 है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन किधर को है? इनिशियल डायरेक्शन से 60 डिग्री है, इंक्लाइंड इनसाइड द हेक्सागन। तो ये जो डायरेक्शन है हमारी 60 डिग्री है फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन। इनिशियल ये थी हमारी, तो इससे हमारा 60 डिग्री है इनिशियल डायरेक्शन से इनसाइड द हेक्सागन। ठीक है। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो जब भी हमें कोई डायरेक्शन लिखनी होती है ना, तो हम क्या लिखते हैं? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे लिखते हैं। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड दिस साइड। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी आ गया हमारे पास और डिस्टेंस भी आ गया। ठीक है। तो ये पहले केस का आंसर हुआ, थर्ड टर्म का आंसर। अब आते हैं 6th टर्म पे। तो 6th टर्म पे तो घूम के पार्टिकल वहीं पे आ जा रहा है। तो 6th टर्म पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6th वाले का डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट इज 0। और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज कितना होगा? एक बार ही चला, 2 3 4 5 6 बार चला, तो 6 टाइम चला। कितना चला? 500 मीटर चला। कितना चला यानी 3000 मीटर चला। 3000 मीटर आ गया आंसर। 3000 मीटर चला, 3000 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, 3000 मीटर उसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब यहाँ पे 0 डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत आपको है नहीं, तो ये हमारा आंसर इतना कंप्लीट है। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है? 8 टर्न। 8 टर्न यहाँ पे है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो 8 टर्न के लिए थोड़ा सा हम लोग एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। 8 टर्न पे निकालते हैं क्या होगा। तो 8 टर्न का मतलब है कि अगर यहां से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 6 हो रहा था, फिर 7 और फिर 8, तो 8 टर्न में यहां पे पहुंचेगा। तो देखो डिस्टेंस तो निकाल ही जाएगा आपका। डिस्टेंस कितना होगा? पहले डिस्टेंस पूछूंगा आपसे। तो पहले अगर पेपर में ये नहीं हुआ, कम से कम डिस्टेंस तो लिख के आ जाए ना, आधा नंबर तो मिलेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ना निकाल पाओ तो डिस्टेंस निकाल लेना एटलीस्ट। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 500 मीटर। 500 मीटर 8 बार ट्रेवल किया, तो 8 × 500 कर दो, यानी कि 8 पंजे 40, तो 4000 मीटर आ जाएगा, या 4 किलोमीटर भी लिख सकते हो, है ना। तो 4 किलोमीटर या 4000 मीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ठीक है। अब निकालना डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मेरा जो हुआ, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, तो इसको जोड़ दे अगर, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब की बार मुझे ये लेंथ निकालनी है। अब की बार मैनू ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये लेंथ कैसे निकालोगे भाई? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हमें ये तो पता है 500 है, ये पता है 500 है, ये एंगल पता है 120 है। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भाई एक लॉ होता है, जो कि आप आगे पढ़ोगे अभी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो भाई जब वेक्टर एक ऐसा होता है और एक वेक्टर मान लो ऐसा है, आपको थोड़ा बता दूं मैं, ये थीटा एंगल इनके बीच का, तो इसका मान लो मैग्नीट्यूड ए है, जैसे यहाँ पे 250 मीटर है, 500 मीटर है सॉरी, तो 1 मिनट, 250 मीटर था, 500 मीटर था, 500 मीटर ही था ना, ये हम सही कर रहे हैं सारे, हाँ 500 मीटर है, ठीक है। तो अगर ये ए जो है 500 मीटर है, ये भी मान लो बी वाला 500 मीटर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट मतलब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, या फिर मैं दोनों को ऐसे कर दूं, इस वेक्टर को उठा के यहां ले आऊं, तो रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा? देखो एंगल सेम है वेक्टर के बीच का, मैंने इस वेक्टर को उठा के यहां रख दिया, तो एंगल तो वही है इनके बीच का, अभी बताया था आपको थीटा। तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है? a² + b² + 2ab cos थीटा।
ठीक है, 2ab cos थीटा। ये कहां से आता है? ये आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं इसे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से हमारा एंगल आ सकता है। अगर हमें ये एंगल पता हो तो हम इनका रिजल्टेंट मतलब ये चीज निकाल सकते हैं। यहां पे ऐसे कुछ हो रहा है, एक वेक्टर मान लो ये है और एक वेक्टर ये है मान लो, और हमें ये लेंथ निकालनी है, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम देखें तो ये यही चीज़ है सेम, यानी ये थीटा चाहिए हमें, या फिर ये वाला थीटा चाहिए। तो ये वाला थीटा कितना होगा, या फिर ये वाला थीटा कितना होगा? ये वाला थीटा हमारा कितना है? ये 60 डिग्री है ना। अगर ये 120 है तो ये बाहर वाला थीटा कितना हुआ? 60। तो ये आपका 500 मीटर है इस केस में, ये 500 मीटर है और आपको ये निकालना है, और ये एंगल आपका 60 है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस वाले की? वो आ जाएगी 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है मेरे ख्याल से। तो 1/2 करेंगे तो 1/2 से ये कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/2 लिख के काट सकते हो। cos 60 जो है 1/2 होगा तो कट जाएगा, तो कितना आ गया? 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, यानी 3 बार 500 का स्क्वायर आ गया। तो 3 इंटू 500 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इजी वे ये है कि 500 को तो बाहर लिया क्योंकि स्क्वायर है, तो 500 बाहर आ जाएगा, इंटू √3 हो जाएगा, ये 500 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 की वैल्यू हमें पता होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है पता है आप लोगों को? कितनी होती है बताओ जल्दी, एक बार लिखिए कमेंट में, कितनी होती है? 500 इंटू 1.732 होती है, 1.73 से भी काम चल जाएगा, इतनी होती है ना। 2 लिखा जाओ, 2 भी लिख लो यहाँ पे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 0 2 0 कटेंगी, तो ये डेसिबल यहाँ चला जाएगा 2 आगे, तो 173.2 इंटू 5 करना है मुझे। 173.2 इंटू 5 करूंगा तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 3 15 1 16, हासिल 1, 5 7 35 36, हासिल 3, 5 1 5 और 3 8। अब डेसिमल कहाँ लगाना है? डेसिमल लगेगा मेरा 1 के बाद यानी यहाँ लगेगा। तो 866 आ रहा है आंसर। किस में आएगा? ये मीटर में, क्योंकि ये 500 मीटर था, 500 मीटर था, यानी जो डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ वो कितना हुआ? 866 मीटर। लेकिन क्या ये आंसर कंप्लीट है? नहीं, ये आंसर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में अभी हमें एंगल लिखना बाकी है, जो कि एंगल ये वाला होता है। कि डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना होगा? ये एंगल देखो अलग है और ये एंगल अलग है, ये 60 नहीं होगा, ये कुछ और होगा। तो इसको निकालने का भी एक तरीका होता है जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, मैं आपको बता देता हूं फिर भी यहाँ पे, कि अगर हमारे को एंगल निकालना है इस केस में, तो मान लो आपका एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, इनका रिजल्टेंट किधर को आता है? इधर को आता है, ऐसे, ठीक है। जैसे हमारे केस में क्या हुआ, हमने इसको यहाँ रखा, दूसरे वाले को उठा के मैं यहाँ ले आया था, तो रिजल्टेंट यहाँ आया था। एक ही बात है, ये एंगल चाहिए हमें, यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो इस एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल आपको पता है थीटा, और आपको ये एंगल निकालना है। मान लो ये एंगल है बीटा, ये एंगल क्या है? बीटा। तो बीटा कैसे निकालते हैं हम लोग? इसका फॉर्मूला होता है tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये सिंपल है यार, b sin थीटा प्लस a प्लस बी कॉस थीटा। ये आप अगर थोड़ा सा जब डेरिवेशन करोगे इसका आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं। अगले वीडियोस में हमने ड्राइव भी किया इसको, ठीक है। तो b cos थीटा b sin थीटा डिवाइड में a प्लस बी कॉस थीटा। b कौन सा वेक्टर लिया हमने? जिस वेक्टर के जहां पे हमें जिसके साथ एंगल चाहिए वो हमने a लिया है, तो a वाला यहाँ पे, इसके साथ हमने एंगल माना है बीटा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये a है जिसके साथ एंगल माना है, और जिसके साथ एंगल नहीं माना है वो b है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे tan बीटा अगर मैं निकालूं तो tan बीटा मेरा कितना हो जाएगा इस वाले केस में? अगर हम देखें तो tan बीटा कितना हो जाएगा? b sin थीटा। b sin थीटा का मतलब वो वाली साइड कितनी है? वो वाली साइड कितनी है? 500 मीटर है, साइड तो सारी 500 मीटर ही है। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल कितना था? 60 डिग्री था, तो साइन 60 हो जाएगा ये, डिवाइड बाय a की वैल्यू, a भी 500 ही है, b कितना है? वो भी 500 है, cos थीटा कितना है? cos 60 है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 500 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 500 से पूरा काट भी सकते हो क्योंकि 500 कॉमन आ जाएगा, तो 500 से काट दो तो पूरा कितना आ जाएगा? ये 500 को हटा देते हैं, है ना, 500 को पूरा उड़ा देते हैं। तो 500 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 500 मेरा पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा? साइन 60 बचेगा ऊपर, नीचे ये कितना बचेगा? 1, ये बचेगा यहाँ पे, ऐसे नहीं आपने काट दिया तो गायब भी कर दिया, 1 प्लस cos 60 ऐसे बचेगा ये। अब साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है हाफ, तो ये हो गया 3/2 अपॉन में ये √3/2 ऊपर है, 2 से 2 उड़ा दो तो √3/3 आया, इससे फिर काटोगे तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/√3 आया, किसका वैल्यू? tan बीटा। तो बीटा कितना हो गया?
भाई टेन बीटा 1/√3 कब आता है? बीटा कितना होना चाहिए बताओ जल्दी। अगर टेन बीटा 1/√3 आ रहा है तो बीटा कितना होगा भाई? बीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये वाला वो हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा मान लो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती कि आप ना निकाल पाते 10, मान लो वैल्यू आई थी 2/5, 1/7 ऐसी वैल्यू आ जाती, तब हम क्या करते? तब हम लिखते हैं यहाँ पे कि बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू है 1/√3, इतना लिख के छोड़ देते हैं। अगर हम ये वैल्यू निकालना पाते हैं ये वाली वैल्यू, तो हम इतना लिख के छोड़ देते हैं कि 10 बीटा जो एंगल है इट इज 10 इनवर्स ऑफ 1/7, ठीक है, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे? हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो है कितना मीटर? कहाँ निकाला था हमने? निकाला था हमने, ये निकाला था। तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच मीटर, ठीक है। इसके बाद ये आ गया, एक्चुअली मैंने यहाँ लिख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इतना मीटर हुआ, और किस डायरेक्शन में हुआ? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन थी 30 डिग्री इनसाइड जो है पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री इधर को भी हो सकता है, नीचे भी तो हो सकता था, 30 डिग्री बाहर की तरफ भी हो सकता था। तो हम बोलेंगे इनसाइड 30 डिग्री जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 866 मीटर, ठीक है। आंसर चेक कर लें एक बार। तो ये हमारा केस है। पहले केस में जो था सेकंड टर्म में डिस्टेंस आपका 1000 आया था, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट 1000 आया था, डबल जो आया था, और ये 1500, ठीक है। यहाँ पे तो जीरो आया होगा आपका, जो है 6 टर्म में आपका डिस्प्लेसमेंट जो है कितना लिखा है? 1000। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, हाँ ये लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मतलब जो है वो निकाल रहे हैं आपको कि पाथ लेंथ कितनी होगी। तो पाथ लेंथ पूरी निकाली तो 3000 आई है। ये क्या निकाल दें? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी कुछ पूछा है क्या ऐसे कुछ? फाइंड द कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ। मैग्नीट्यूड जीरो ही होगा, है ना, ऐसे एक गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो गलत ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 1000, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा, डिस्टेंस हमारा 3000 होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब क्या लिखा है आगे? 8 टन पे क्या किया है? 8 टन पे इन्होंने पूरा निकाला है, वो वैल्यू जो हमने निकाली थी ये 866 आई इनकी भी, ठीक है। और जो एंगल आया वो 30 डिग्री आया, तो डिस्प्लेसमेंट इनका यही है, ठीक है। तो भाई ये तरीका है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बिल्कुल टफ था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी, और ये पैरेललोग्राम लॉ वगैरह भी आपको देखना पड़ेगा। तो भाई अगली वीडियोस में हम लोग जो है पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ध्यान से देखिएगा, और जो पिछली वीडियो हमने की है उनको भी ध्यान से देखिएगा, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों और आपको स्कूल में अच्छे नंबर मिलें। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लेंगे विदा, और आप भी पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। चलिए बाय ऑल ऑफ यू।